आदर अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। आज हम यांत्रिक गति के जो भी टॉपिक्स है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कोमल का एक कमेंट था कि सर दूरी को हमेशा धनात्मक क्यों लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि दूरी क्या होती है, हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय करने में जो संपूर्ण लंबाई होती है उसी को तो दूरी कहते हैं। इसको ऐसे समझना जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन के इधर जब आप चलते हो तो ये प्लस होता है, नंबर लाइन के इधर जब आप बाईं दिशा में चलते हो तो ये माइनस होता है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और यह यहाँ से चलना शुरू किया और इधर की तरफ गया, तो मान लेते हैं कि इधर की तरफ जब जा रहा है तो इसका विस्थापन क्या होगा, प्लस होगा। फिर यहाँ से चल के फिर यहीं पे आ जाएगा तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे जब लेंगे, इसके अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जब न्यूनतम दूरी जब लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि विस्थापन होता क्या है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। लेकिन जब हम दूरी को कहें तो दूरी के लिए ऐसी कोई शर्त अप्लाई नहीं होती है। दूरी कहते किसे हैं, न तो उसमें अंतिम और प्रारंभिक की बात होती है, उसमें डायरेक्ट हम कहते हैं कि तय की गई संपूर्ण लंबाई, किसी भी मार्ग द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी पिंड द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो जब संपूर्ण लंबाई होगी, यहां से जाएगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे यहाँ आके फिर यहीं पे चला जाए, जब संपूर्ण लंबाई को हम लेंगे तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। अब देखो, टॉपिक है बल आघूर्ण किसे कहते हैं। तो बल आघूर्ण के लिए आप एक व्यंजक सूत्र याद रखो, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। इसमें एफ क्या है, बल का परिमाण, और जो डी है वो आघूर्ण भुजा है, यानी कि टाउ टॉर्क को कहते हैं, इसका इंग्लिश में ना टॉर्क है, बल आघूर्ण। अब देखो, बल आघूर्ण होगा क्या, तो जो किसी भी वस्तु पे बल लगा रहे हैं वो और जो आघूर्ण भुजा है वो, दोनों के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब इससे पहले बल क्या होगा तो इसको समझो ऐसे, ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, यानी कि किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित करने में हमें बल लगाने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरीके से किसी वस्तु को घुमाने के लिए, जैसे इस मार्कर को मैं रोटेट करूं, घुमाऊं, तो इसमें क्या लग रहा है, घूर्णन बल लग रहा है। यानी कि किसी वस्तु को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसमें घूर्णन बल कहते हैं। और इस घूर्णन बल की किस में जरूरत होती है, बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण की परिभाषा याद हुई, बल और घूर्णन अक्ष से दूरी या आघूर्ण भुजा की लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल से समझो आप, तब आसानी से समझ में आएगा। और इसका एग्जांपल पूछता भी है, जैसे दरवाजा है, दरवाजा में जो कब्जा लगता है, जहां से दरवाजा घूर्णन करता है, और जो बल लगाया जाता है जहां पे कुंडी होता है, वो हमेशा कब्जे से ज्यादा दूर लगता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दरवाजे में जो कुंडी होता है या दरवाजे को खोलने के लिए जो बल लगाया जाता है हमेशा कब्जे से दूर क्यों लगाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। जितना दरवाजे का कब्जा, घूर्णन अक्ष, दरवाजे का कब्जा बल लगाने वाले पॉइंट से नजदीक रहेगा, उतना ही बल आघूर्ण आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना दूर रहेगा उतना ही आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो फिजिक्स का मतलब क्या है, साइंस क्या कहती है, कम बल लगा करके ज्यादा काम करना, कम इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट लेना। तो यही वहां पे कंसेप्ट चलता है। तो दरवाजे पे कब्जा जो लगाया जाता है वो हमेशा कहाँ लगाया जाएगा, बल लगाने वाले पॉइंट से दूर लगाया जाएगा। इसलिए बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। ठीक उसी तरीके से हैंडपंप का नल जो होता है, तो हैंडपंप के नल में ऐसे समझना, यहाँ पे उसका घूर्णन अक्ष होता है और यहाँ पे जो हैंडपंप का हत्था जो होता है वहां से जब हम दबाते हैं तब जाके आसानी से पानी निकलता है। तो जितना दूर से आप दबाओगे उतना ही आसानी से पानी निकलेगा, और जितना ही आप पास चलते आओगे तो घूर्णन अक्ष यानी कि आघूर्ण भुजा से बल के पॉइंट को आपने कम कर दिया, तब क्या होगा, तब ज्यादा से ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। तो हैंडपंप का हत्था भी आपको दूर लगाया जाता है, किसके लिए, घूर्णन बल को बढ़ाने के लिए, यानी कि बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल,
गांव में जाता होता था, यदि आपको पता हो या न पता हो तो कोई और नाम से जाना जाता होगा। देखो जाता में क्या करते थे, दो पत्थर होता है, दो पत्थर के बीच में एक होल होता है और होल से ज्यादा दूरी पर किनारे पर बल लगाने के लिए पॉइंट रखते हैं जिससे उसको घुमाया जाता है और उस जाते से दाल या आटा कुछ भी निकाला जाता था पुराने जमाने में। तो किस लिए वो दूर रहता है, घूर्णन बल को बढ़ाने के लिए, बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। तो 3 एग्जाम्पल, दरवाजे का कब्जा बल के पॉइंट से दूर रखा जाता है, क्यों, बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। हैंडपंप का हत्था दूर रख के चलाने पे ज्यादा आसानी रहता है, पानी ज्यादा निकलेगा आसानी से, इसलिए बल आघूर्ण को बढ़ जाता है। और जाते को घूर्णन का जो वो बल का पॉइंट होता है ज्यादा दूर रखते हैं, किस लिए, बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। इतना बात हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात है जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके लिए इसको इनर्शिया कहते हैं। तो इसमें आप याद रखो I इक्वल टू क्या होता है, mr², यानी कि द्रव्यमान, किसी भी पिंड के द्रव्यमान और उसकी दूरी, घूर्णन से दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। इसमें कुछ और बातें यदि आप याद रखना चाहते हो तो याद रखो, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, और इस कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा होगी, बल की बीमा mLT के पावर -2 और दूरी की बीमा L, यानी कि बीमा क्या हो जाएगी, mL² T के पावर -2। अब देखो जड़त्व आघूर्ण में फिर पुनः आ जाते हैं। जड़त्व आघूर्ण में द्रव्यमान और उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल को हमने जड़त्व आघूर्ण कहा। अब क्वेश्चन पूछता है कि जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग आप देखेंगे जितने भी साइकिल है, रिक्शा है, कोई भी गाड़ी है, उसके पहिए के रिम को भारी व मोटा बनाया जाता है। साइकिल, रिक्शा, पहिया, बैलगाड़ी का पहिया के रिम को क्या करेंगे, हम भारी व मोटा बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जितना भारी व मोटा रहेगा और बीच का भाग जितना पतला और खोखला रहेगा उतना ही उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पहियों के रिम भारी व मोटे बनाए जाते हैं और बीच का भाग खोखला व पतला बनाया जाता है, किस बल को बढ़ाने के लिए, किस भौतिक राशि को बढ़ाने के लिए। तो आप आसानी से याद रखेंगे, जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आज कुछ गर्मी ज्यादा ही है। नेक्स्ट टॉपिक है बल। बल किसे कहते हैं, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जैसे समझो, जैसे ये दीवार है, व्हाइट बोर्ड है किस पे, दीवार पे। अब मान लेते हैं कि हम इसको दबा रहे हैं और तेजी से इसको गिराना चाहते हैं, गिर नहीं रहा है क्योंकि इसको अधिक बल चाहिए, लेकिन हमने बल का प्रयास किया। तो एक प्रयास करने के बाद भले वस्तु की स्थिति बदले या ना बदले, हमने परिवर्तित करने का प्रयास किया तब भी बल लगा। लोहे की कोई बॉल लिए, उसको मैंने दबाने का प्रयास किया, दबा नहीं, परिवर्तित करने का प्रयास किया तब भी बल लगा। और टमाटर को लेके मैंने उसके आकार को बदल दिया तब भी बल लगा। तो बल की परिभाषा ऐसे फिर से करेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अब समझना, बल प्रकृति में मुख्य रूप से 4 बल होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए भी थे बीमा वाले चैप्टर में। आज फिर कुछ जानकारी को उसमें ऐड कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। प्रकृति में मूल रूप से यही 4 बल होते हैं। अब समझते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो कोई भी 2 पिंड है, मान लेते हैं M1 और M2, ब्रह्मांड के चाहे जो भी पिंड हो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लगता है। जैसे हम और आप हैं, आप और आपका साथी है, आप दोनों के बीच भी आकर्षण बल लगता है। वो कौन सा आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव और सदैव केवल आकर्षण होता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो कोई भी 2 पिंड ले लेते हैं, एक होगा M1 और एक होगा M2, तो दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगेगा और इस आकर्षण बल को ही हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये क्वेश्चन उठता है कितना लगता है, तो दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जितना ये पिंड बड़ा होगा, जितना ये पिंड बड़ा होगा उनके बीच उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और जितना ये पिंड दूर होगा, ये दूरी मान लेते हैं r है,
तब ये उतना ही कम लगेगा। ये जितना पिंड दूर होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो फिर से दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा दोनों पिंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। उन दोनों पिंड के बीच का द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो उन दोनों पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। इसीलिए हमारे और आपके बीच हम बहुत छोटे पिंड है, इतने छोटे पिंड है, बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यही बृहस्पति आ जाए या कोई बड़ा ग्रह आ जाए तो उसके बीच और पृथ्वी के बीच बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो बड़ा पिंड के बीच बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल, छोटा पिंड के बीच छोटा गुरुत्वाकर्षण बल, दूरी अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कम, दूरी कम गुरुत्वाकर्षण बल अधिक। इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय बल पे। विद्युत चुंबकीय बल में दो बल होगा, एक तो होगा आवेश के कारण जो बल लगेगा और एक होगा चुंबक के कारण जो बल लगेगा। चुंबक के कारण जो बल लगेगा, तो आवेश के कारण जो बल लगेगा प्लस प्लस के बीच जब बल लगता है तो प्रतिकर्षण बल होगा, माइनस प्लस के बीच जब लगेगा तो आकर्षण बल लगेगा। अब देखना इसमें नॉर्थ साउथ के बीच जब बल लगेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच, तब आकर्षण बल होगा। और जब नॉर्थ या साउथ के बीच जब बल लगेगा तो वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा ये बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। इसका सूत्र यदि याद रखेंगे तो Q1 Q2 में क्या होता था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। इसमें भी ठीक वही बात, इसमें क्या कि जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये विद्युत चुंबकीय बल समझ में आ गया। अब आते हैं दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल पे। दुर्बल नाभिकीय बल किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु में उसके नाभिक में जो बल उपस्थित होता है और वो कमजोर बंधन द्वारा जुटा हो तो दुर्बल नाभिकीय बल, और जब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच प्रबल बंधन हो तो उसे हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल। ज्यादा मतलब मजबूत बंधन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन जुड़े हो तो उसे हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल। अब यही क्वेश्चन उठता है कि प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन है, तो सबसे शक्तिशाली बल जो है प्रबल नाभिकीय बल है, सबसे शक्तिशाली है। सबसे ज्यादा कमजोर कौन है, सबसे ज्यादा कमजोर जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि सोचो सबसे ज्यादा यही शक्तिशाली होता तो एक पिंड दूसरे पिंड से चिपकने लगती, छोटी पिंड भी एक दूसरे पिंड से चिपकने लगती, तो इसीलिए सही भी है कि ये कमजोर है। फिर दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, यह भी इससे कितना गुना शक्तिशाली होता है, तो 10⁻25 गुना शक्तिशाली होता है। यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻25 गुना शक्तिशाली होता है और प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना शक्तिशाली होगा, तो 10⁻38 गुना शक्तिशाली होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा बल की बात। अब आते हैं न्यूटन की गति के नियम पे। तो न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किया। और भी बहुत कार्य न्यूटन ने किया था जिसके कारण हम लोग पढ़े भी थे फर्स्ट क्लास में कि न्यूटन को क्या कहते हैं, न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। तो न्यूटन की गति के नियम में आते हैं। न्यूटन का गति का जो पहला नियम था, यहीं पे आप कई बातें याद रखोगे कि इसी नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसी नियम को हम कहते हैं गैलीलियो का नियम, और इसी नियम को हम कहते हैं बल की परिभाषा प्राप्त करने वाला नियम, बल का परिभाषा देने वाला नियम। यानी कि इस नियम से सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, बल की परिभाषा। बल की परिभाषा क्यों इससे प्राप्त होती है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु जिस स्थिति में है वो सदैव और सदैव उसी स्थिति में रहना चाहेगी, अपने किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। तो जड़त्व वाले में भी तो हमने यही पढ़ा था, या बल में भी तो हमने यही पढ़ा था कि जब तक किसी वस्तु पे बल न लगाया जाए वो उसी अवस्था में रहेगी, या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। तो इससे हमें क्या मिला, बल की परिभाषा मिली। अब जितनी भी जड़त्व के अंतर्गत हम एग्जाम्पल कल पढ़े थे
कि विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। चलती रेलगाड़ी से कूदने पर यात्री आगे की तरफ गिर जाता है, या अचानक रेलगाड़ी या गाड़ी के चलने पर यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल न्यूटन के प्रथम नियम में आएंगे। या हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए, हत्थे में हथौड़े को कसने के लिए जमीन पर जब हम पटकते हैं तो जो हत्था है वो तुरंत विराम अवस्था में आ जाएगा, और जो हथौड़ा है उसमें वो नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी स्थिति है वो सदैव अपनी ही स्थिति में रहना चाहती है जिस स्थिति में वो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से यदि एक बार हम साधारण अर्थों में कहें, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु जिस स्थिति में है वो हमेशा और हमेशा उसी स्थिति में रहना चाहती है, तब न्यूटन का प्रथम नियम उस पर अप्लाई होता है। इसी नियम में जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और बल की परिभाषा के नाम से भी हम जानते हैं। अब आते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है कि किसी भी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान एम तथा उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल बराबर ए बराबर एम इंटू ए। अब यहाँ से आपको एक बात एकदम ध्यान रखना है, पूछता है एग्जाम में प्रश्न कि न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र या बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरे नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहले नियम से। इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं तृतीय नियम पे। तो न्यूटन का तीसरे नियम से हमको उम्मीद है कि सब परिचित होंगे। क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन वो विपरीत दिशा में लगती है। याद रखना, प्रत्येक क्रिया के बराबर लगेगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम। अब इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। जैसे में बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ झटका लगना, कौन से नियम के अनुसार? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। ऊंची कूद कूदते समय खिलाड़ी का जमीन को पीछे की तरफ धकेलना या जमीन को नीचे की तरफ दबाना, जिससे जमीन क्या करती है? खिलाड़ी को ऊंचाई की तरफ उछाल देती है। ये भी किसके कारण है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। या जमीन पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जमीन हमें आगे की तरफ लेती जाती, जमीन को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं और जमीन हमें क्या करती है? आगे की तरफ धकेलती है। यदि ये प्रतिक्रिया बल नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। तो जमीन पर चलना भी किसके कारण संभव है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार। अब एक एग्जाम्पल है रॉकेट और जेट का। रॉकेट क्या करता है? रॉकेट का ऊपर जाना या जेट प्लेन का ऊपर जाना न्यूटन के किस नियम के अनुसार? तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। अब एक बात यहाँ पे आपको समझना है, पूछता है कि रॉकेट और जेट प्लेन में अंतर क्या है? तो देखना, या ये भी आपसे पूछेगा कि रॉकेट ऊपर ज्यादा जाता है कि जेट प्लेन ऊपर जाता है। तो कभी भी रॉकेट जो होगा वो रॉकेट जो होगा जेट प्लेन से अधिक ऊपर जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसको ध्यान से समझो। रॉकेट ज्यादा ऊपर जाएगा और जेट प्लेन कम ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि रॉकेट में जो ईंधन होता है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन उसमें पहले से उपस्थित होती है। रॉकेट में जो ईंधन होगा उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन पहले से उपस्थित होगी, इसीलिए रॉकेट ज्यादा ऊपर जाएगा। और जेट प्लेन में जो ईंधन होगा वो ऑक्सीजन उसमें उपस्थित नहीं होती है, उसमें जो होता है केरोसिन या केरोसिन पैराफिन होता है, और ये केरोसिन पैराफिन ईंधन को जलाने के लिए होगा। जेट प्लेन में ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन जो होगा वो बाहरी वातावरण से लेनी पड़ती है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे वातावरण में ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसीलिए जेट प्लेन नीचे रह जाता है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं संवेग किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था बीमा में भी इसको, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। कुछ कंसेप्ट की अभी हम लोग चर्चा करेंगे इससे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? एल। इसकी बीमा क्या होगी संवेग की? m/10⁻⁻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 ⁻
और ये राशि कैसी है तो सदिश है। अब समझना आवेग किसे कहते हैं। आवेग क्या होगा
तो बल और समयांतराल के गुणनफल को F इंटू डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसकी भी बीमा क्या होती है, सेम टू सेम यही होगा, मात्रक क्या होगा, यही होगा। न्यूटन सेकेंड भी इसे हम कहते हैं, मात्रक न्यूटन सेकेंड, बल का न्यूटन, समयांतराल का सेकेंड। अब राशि कैसी है, सदिश राशि है। अब एक बात यहाँ पे समझना ध्यान से, आवेग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से नीचे की तरफ कूदता है तो उसे ज्यादा चोट लगती है। अब वही समयांतराल को जब कम कर देगा तो उसे चोट कम लगेगी। फिर से इसको ध्यान से समझो जरा। आपसे पूछेगा कि ऊंचाई से कूदने पर हमें चोट का एहसास किस भौतिक राशि के कारण होगा, किस भौतिक राशि में ऐसा हमें परिभाषा मिलता है, तो आवेग में मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति जो होगा या क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, जब गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। इसमें कौन सी भौतिक राशि अप्लाई होती है, क्वेश्चन ये यदि पूछे तो आवेग। अब क्यों हाथ को पीछे खींच लेता है, क्योंकि जितना वो तेजी से हाथ को पीछे खींचेगा उतना समयांतराल बढ़ जाएगा और उस पे जो बल लगेगा उतना ही समयांतराल में बल जो होगा उतना ही लगेगा जितना इस तुरंत बल कैच करने पे लगेगा, तो उसे चोट का एहसास कम होगा। फिर से एक बार समझते हैं, क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींच लेता है, आवेग के कारण। और जब बल समयांतराल उसका बढ़ जाएगा तो बल की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए उसको चोट कम लगता है। या ऊंचाई से कूदते समय में चोट क्यों लगता है, तो आवेग के कारण। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। ना समझ में आ रही हो फिर वीडियो को पीछे करके समझना, ना समझ में आ रही हो फिर कमेंट करना, फिर मैं समझाऊंगा। चलो आगे देखो, आवेग हो गया, संवेग हो गया। अब संवेग संरक्षण किसे कहते हैं, तो जब किसी निकाय पर कोई बल आरोपित न हो, दो निकाय हो, दो से अधिक निकाय हो, कितना भी निकाय हो, और उस पर कोई बल आरोपित न हो, तो निकाय का जो संपूर्ण संवेग होता है वो नियत होता है। ये कहता है संवेग संरक्षण का नियम। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। पूछता है कि न्यूटन के किस नियम का पर्यायवाची है संवेग संरक्षण, तो न्यूटन के तृतीय नियम का जो पर्यायवाची है वो संवेग संरक्षण है। यानी कि ध्यान देंगे, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किसके बराबर होगा, वह होगा संवेग संरक्षण के बराबर। इसका मतलब क्या निकला, यदि आपके एग्जाम में यह उदाहरण दे कि रॉकेट का ऊपर जाना या बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की तरफ धक्का लगना किसका एग्जाम्पल है, और ऑप्शन में न्यूटन का थर्ड नियम ना दिया हो, तो क्या हम मारेंगे, संवेग संरक्षण। यदि दोनों दिया हो तो ए व बी करके देगा या बी व सी करके देगा, और दोनों एग्जाम्पल सही होगा। तो संवेग संरक्षण किस नियम का पर्यायवाची है, न्यूटन के तीसरे नियम के। और जड़त्व का नियम किसके पर्यायवाची है, न्यूटन के प्रथम नियम के। बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर से हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।